हे गाइस, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वेश्चन का आंसर तो पूरा मालूम होता है लेकिन मार्क्स मिलते समय सिर्फ और सिर्फ आधा मिलता है। द रीजन टू दैट इज दैट या तो फॉर्मेट अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है या फिर आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। सो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो में, जहां मैं कुछ राइटिंग टिप्स शेयर करने वाला हूं ताकि आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए, एग्जामिनर भी आपसे इंप्रेस हो जाए एंड यू स्कोर रियल गुड मार्क्स। सो सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। Before starting off, let me request to you guys that do consider subscribing to my channel because मेरे कंटेंट से आप सभी कंटेंट रहोगे। एंड आपके लिए ये सब्सक्राइब का बटन फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन की तरह वर्क करता है एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। Coming to the first tip, that is there is no restriction on the sequence in which you should solve the questions. मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले करना है आप कर सकते हो, then you can come back to question number 3, then 1, then 2। आपके हिसाब से आपको जो भी सीक्वेंस फॉलो करना है आप वो फॉलो कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से क्लियरली क्लैरिटी के साथ लिख रहे हो ताकि एग्जामिनर को समझ आए वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर को चेक कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सा बात है, यू आर गोना स्टार्ट ऑफ विद दैट क्वेश्चन जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको बेसिकली फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, उसको पहले सॉल्व कर लो। The next tip for you guys is that carry a pen जिसमें आप घर पे काफी प्रैक्टिस कर चुके हो। वही टाइप ऑफ पेन्स आपको एग्जाम हॉल में कैरी करना है। मेरे जैसा गलती मत करना। I took a pen to the exam hall, अकाउंट सीए फाउंडेशन एग्जाम, जहां पे एक मोटा निब था। एंड सीए फाउंडेशन में जो आंसर शीट मिलता है ना, वो थोड़ा सा नैरो होता है कंपेयर टू द कॉपीज इन विच वी प्रैक्टिस एट होम। सो ऑब्वियसली अकाउंट्स में अगर पेपर आपका थोड़ा सा नैरो होता है ना, तो टेबल बनाने में दिक्कत होता है। एंड उसके ऊपर से मेरा पेन का मोटा निब था, तो इसमें बहुत ज्यादा मेरा ब्लंडर हो गया था एंड मुझे थोड़े कम मार्क्स भी आए थे। पेपर क्लमजी हो गया था बेसिकली। ये गलती आप मत करना। यूज अ पेन जिसका प्रेफरेंशियली एक नैरो निप है एंड घर पे एम्पल प्रैक्टिस करना। उसी पेन को एग्जाम हॉल में आपको यूज करना है। कोई अलग सा एक्सपेरिमेंट मत करने जाना, कोई डिफरेंट पेन मत लेके चले जाना। नेक्स्ट क्वेरी जो हमेशा रहता है वो है हैंडराइटिंग के बारे में। एक बात समझ लो, भले ही आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो या बुरा, एक कांस्टेंट चीज मेंटेन करने का कोशिश करना, दैट इज गैप बिटवीन टू वर्ड्स। जबरदस्ती का एक लाइन में एक सेंटेंस को फिट करवाने का कोशिश मत करना। 2-3 लाइन लगाना, एक सेंटेंस उसमें अट जाता है अच्छी तरीके से। मेक श्योर यू आर गिविंग प्रॉपर लेटर स्पेसिंग एज वेल एज वर्ड स्पेसिंग। इससे क्या होता है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगता है एंड एग्जामिनर को भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अब देखो, जो एग्जामिनर चाहता है वैसे आप आंसर को प्रेजेंट करते हो ना, सो ऑब्वियसली वो आपको अच्छा मार्क्स देगा। ये सब कुछ बेसिक बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टॉप शीट देख के जाना है अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम पहली बार दे रहे हो। सो बेसिकली टॉप शीट में आपको सब्जेक्ट डिटेल्स एज वेल एज आपका रोल नंबर, कैसे मार्क करना होता है, कहां मार्क करना होता है, ये सब आप देख के एक बार चले जाना, ताकि जब आपको एग्जाम हॉल के प्रेशर में आंसर शीट में लेना, आपको उस चीज में दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे इसका फॉर्मेलिटीज को फिलअप करना है। सो ये जो टॉप शीट है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा हूं। सो एक बार देख के चले जाना ताकि एग्जाम हॉल में जब आप घुसोगे ना, यू एग्जैक्टली नो ये सब फॉर्मेलिटी का काम आप कैसे एक बार में खत्म कर सकते हो। अभी चलो हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स में जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं ना, लगभग हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर में हम लोग एक टेबल बनाते ही हैं। यहां पे मेरा सजेशन ये है कि आप पेन की जगह पेंसिल यूज करें व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ टेबल। सो पेंसिल और स्केल से जब भी आप टेबल बनाते हो ना, यू हैव एन ऑप्शन टू मेक चेंजेस, मॉडिफाई इट। वरना पेन से बना दोगे ना तो आपको स्क्रैच आउट करना पड़ेगा। देन यू नीड टू मेक अ न्यू टेबल अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग अ पेंसिल ताकि ज्यादा स्क्रैचिंग नहीं हो, ज्यादा गंदा नहीं हो पेपर। एक और बात, जब भी आप एक टेबल बना के अपना आंसर सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर अगर वो टेबल नेक्स्ट पेज तक चला जाता है ना, यू पुट द कॉलम हेड्स अगेन। सपोज कॉलम हेड्स आपने दिया है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब कुछ आप फर्स्ट पेज में तो लिखोगे ही, बट नेक्स्ट पेज में जहां टेबल कंटिन्यू हो जा रहा है वहां पे वापस से आप कॉलम हेड्स लिख देते हो। ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। बट ये मैंडेटरी है आप सभी के समझने के लिए कि एग्जाम हॉल में आप ज्यादा एब्रिविएशंस यूज नहीं कर सकते। आप घर पे काफी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते होंगे अपने आंसर सॉल्व करते समय, बट एग्जाम हॉल में ये गलती मत करना, मार्क्स काटे जाते हैं। जैसे एडजस्टमेंट को एडीजे लिख के मत आ जाना, जर्नल एंट्रीज को जेई लिख के मत आ जाना। एंड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे अकाउंट का एसी, डेबिट का डीआर, क्रेडिट का सीआर, ये सब कुछ यूज कर सकते हो जो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। आईसीए के मॉड्यूल में भी वैसे लिखा हुआ होता है, बट खुद से बनाया हुआ शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस मत ही यूज करना। नेक्स्ट मैं एक सिंपल सा बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर्स बना रहे हो ना, एक बार घर पे ही देख लेना आईसीए मॉड्यूल का फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको आईसीए मॉड्यूल का जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना आंसर्स के लिए, उसी को फॉलो करना है एंड उसी से आपको मार्क्स मिलेगा डेफिनेटली, अनडाउटेडली, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एंड और एक बात, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप बीच में अटक जा सकते हो, यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्वेश्चन, ऐसा मत करना कि उस क्वेश्चन को पूरा छोड़ के आ जाओ।
जितना भी आता है उतना सॉल्व करके आ जाओ, आपको स्टेप मार्क्स मिल ही जाएंगे। एटलीस्ट फॉर्मेट बना के आ जाओ, अगर कुछ नहीं आता है आपको स्टेप मार्क्स मिल ही जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। एक और बात याद रखना, एग्जाम हॉल की प्रेशर में अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है ना, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना, 1-2 मिनट देना। अगर आपको गलती दिख जा रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द पेपर, क्योंकि बाकी का पेपर भी तो आपको सॉल्व करना है। एंड ये पेपर जब खत्म हो जाता है ना, फिर भी टाइम बचता है, देन यू कम बैक टू दिस बैलेंस शीट प्रॉब्लम। एंड ये जो बैलेंस शीट वाला सम्स होता है ना, उसमें पोस्टिंग के लिए आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले, स्टेप मार्क्स मिलने वाले, तो चिंता मत करना अगर वो छूट भी जाए तो। अकाउंट्स में जब भी आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर बना रहे हो एंड उस आंसर में काफी सारे टेबल्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, सो मेक श्योर दैट वो टेबल्स के बीच में आप गैप्स रख रहे हो, आप एम्पल गैप्स रख रहे हो, ताकि बाद में जाके कोई और एडजस्टमेंट उसमें ऐड करना पड़े ना, टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, थोड़ा चेंज करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, तो फिर आप वो इजीली कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आपको आंसर वापस से काटना पड़े, क्योंकि इससे काफी ज्यादा टाइम लॉस भी होता है, पेपर गंदा भी होता है। सो इट्स बेटर दैट आप टेबल्स को ना थोड़ा गैप गैप देके बनाओ, थोड़ा एस्टिमेशन लगाना कि 4 या 5 लाइंस वट एवर यू रिक्वायर, ज्यादा गैप छोड़ देना उसमें कोई बुरा बात नहीं है, लास्ट में वो ब्लैंक स्पेस को कट ऑफ कर देना, बट मेक श्योर यू आर कीपिंग गैप्स, ताकि आपको पेपर गंदा ना करना पड़े। कुछ स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि उनका मेन आंसर बुकलेट ही खत्म हो जाएगा अगर वो इतना गैप गैप देके आंसर्स को प्रेजेंट करे। देखो, आपका प्रायोरिटी ये है कि आपका प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन हो, एग्जामिनर को पसंद आए, एंड इसकी वजह से अगर आपको एक्स्ट्रा शीट्स लेने भी पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक्स्ट्रा शीट्स आईसीएआई प्रोवाइड करता है वो काफी अच्छा पेपर क्वालिटी का होता है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप एक पेज में डॉट पेन से लिखे तो दूसरे ऑपोजिट पेज में उसका इंप्रिंट आ गया। पेपर क्वालिटी बहुत सही होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली टेक एक्स्ट्रा शीट्स, एंड एक्स्ट्रा शीट्स जितना भी लेना है लो, बट पेपर अपना अच्छे से लिखो, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आपका प्राइमरी मोटिव है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट वर्किंग नोट्स बनाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसके लिए मार्क्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दबाजी में वर्किंग नोट्स बनाना भूल जाते हैं, या फिर पर्पसली वर्किंग नोट्स नहीं बनाते हैं, एंड दे लूज आउट ऑन इजी मार्क्स। ये गलती प्लीज मत करना। एंड एक और बात, जब भी आप वर्किंग नोट्स बना रहे हो, मेक श्योर यू आर नंबरिंग देम, एंड अपने मेन आंसर में इसका रेफरेंस दे रहे हो। अगर आप रेफरेंस ही नहीं दे रहे हो अपने मेन आंसर में वर्किंग नोट्स का, तो फिर उसका रेलेवेंस क्या है बनाने पे। So make sure you're remembering these 2 points about working notes. एक टिप आपको याद रखना चाहिए that whenever you're moving to the next question, you go to a fresh new page. You should start off every question from a fresh new page. ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्जामिनर को भी, एंड आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज लिखने के बाद नरेशन लिखना ही होता है, एंड प्लीज ये भूल मत जाना, अक्सर स्टूडेंट्स ये बात भूल जाते हैं कि नरेशन भी लिखना होता है। एक स्टूडेंट जब वो जर्नल एंट्री लिख देता है ना, सो ऑब्वियस बात है वो नरेशन भी लिख देगा, बट नहीं लिखता है तो उसके बेकार में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो ये प्लीज आप ध्यान में रख के जर्नल एंट्री के बाद नरेशन लिख देना, एंड एक नरेशन लिखने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ना, सो दैट इफ यू नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट्स यू कैन मेक सो विदाउट मेकिंग टू मच ऑफ स्क्रैचिंग। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो, ट्रू एंड फॉल्स में सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स रैंडमली लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते, आपको रीजनिंग भी देना होता है। एंड जब भी आप ऐसे रीजनिंग देते हो, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, मेक श्योर यू आर मार्किंग द कीवर्ड्स, अंडरलाइन करके रख दो, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़े, आपका कीवर्ड्स पे स्पॉट ऑन उनका आ जाए एंड आपको डायरेक्टली मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाए। ऐसा होता है, स्टूडेंट्स अपना आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं, कीवर्ड्स को सिर्फ अंडरलाइन कर दो, आपका एग्जामिनर कीवर्ड्स पे ही फोकस करेगा एंड उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ के बारे में। अब देखो, लॉ में सेक्शन नंबर कोड करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे कॉमन डाउट होता है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अगर आप सही सही सेक्शन नंबर कोड कर देते हो अपने आंसर शीट में, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बट अगर आप गलत कोड कर देते हो ना, ये एक ब्लंडर हो जाना है, तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हो, आपको सेक्शन नंबर कोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यू शुड बी राइटिंग द आंसर एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, देन यू कैन राइट द प्रोविजंस। ऐसे आपको आंसर शुरू करना है, सेक्शन नंबर लिखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए अलग से कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अभी हम लोग केस लॉज के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में काफी सारे केस लॉज है, बट आपको कुछ ही लर्न करने पड़ेंगे, एंड ये सब कुछ मैं प्लेलिस्ट में डाल के रखा हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। ये आपको मेरे चैनल के होम पेज में मिल जाएगा, यहीं से मैंने भी अपने सीए फाउंडेशन लॉ का प्रिपरेशन किया था। सो सब कुछ बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है, आंसर्स भी कैसे फ्रेम करने हैं, प्रेजेंट करने हैं, ये सब कुछ भी यहीं पे इसी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया गया है। सो आपको जितना भी केस लॉज पढ़ना है ना, इधर ही है, जितना भी सब कुछ याद रखना है यही है, और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा फॉर केस स्टडीज। मैं ओवरव्यू दे देना चाहता हूं फॉर अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर। देखो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जहां पे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट करके सारे प्रोविजंस लिखते हो। देन यू गो ऑन टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब फैक्ट्स ऑफ द केस में आप केस लॉ का रेफरेंस लाते हो, एंड उसकी सारी डिटेल्स जितना भी आपको मालूम है सब कुछ आपको लिखना होता है। एंड देन यू गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ। डिस्क्रिप्शन वाले पैराग्राफ में आपको बेसिकली क्वेश्चन से ही कीवर्ड्स उठाने हैं, एंड पूरा केस आपको समझाना है, उसका एनालिसिस करना है। एंड लास्टली आपको लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि आपको क्या समझ आया थ्रू द एनालिसिस, आप कैसे वो केस लॉ को रेलेवेंट बना रहे हो थ्रू दिस टॉपिक, एंड अपना एनालिसिस कैसे बिठा रहे हो, एंड कंक्लूडिंग लाइन क्या है। ये सब कुछ आपको कंक्लूजन में इन शॉर्ट बता देना है।
एक और बात याद रखना, लॉ के आंसर को फ्रेम करते समय आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है, बुकिश वर्ड्स यूज करना है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स मत यूज करना। सपोज आपको लिखना है द पार्टीज हैव डिसाइडेड, आपको लिखना चाहिए द पार्टीज हैव अग्रीड। सो ऐसे कुछ कुछ नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स एंड द टेक्निकल वर्ड्स आर गिवन हियर, यू कैन रेफर दीज। एंड अगर आप ऐसे प्रेजेंट करते हो ना, डेफिनेटली आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से आपका आंसर प्रेजेंट होगा एज पर लॉ। लॉ में एक बेसिक सा बात बता देना चाहता हूं कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, ऐसे की तरह आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको प्रेजेंट करना है इन पॉइंट्स एंड एग्जामिनर यही पॉइंट्स देख के आपको मार्क्स अलॉट करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर आंसर इन पॉइंट्स। कमिंग ऑन टू द लास्ट टिप बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, लॉ के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो टू द पॉइंट होते हैं, बट आंसर्स आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। द रीजन इज दैट जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं एंड टू द पॉइंट आंसर काफी छोटे पड़ जाएंगे। सो इसीलिए टू द पॉइंट आंसर्स मत लिखना, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना, थोड़ा डिटेल्ड लिखना। आप इंट्रोडक्शन घुसा देना जहां पे यू विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में आप डेफिनेशंस घुसा दे सकते हो, व्हाटएवर इज रेलेवेंट, एंड देन यू कैन ड्रॉ अ रिलेशन टू द टॉपिक गिवन इन द क्वेश्चन एंड ये देन यू कैन कम टू द पॉइंट। ऐसे आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, भले वो एक डिटेल क्वेश्चन हो, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, एंड देन यू कैन बैग इन अ टोटल मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। वरना टू द पॉइंट लिखोगे तो फिर कितने ही पॉइंट्स आपका होगा। एंड दीज वर द टिप्स व्हिच हेल्प मी गेट एन एग्जामिनेशन इन सीए फाउंडेशन लॉ पेपर एज वेल एज सीए इंटर लॉ पेपर। So that's it for now, guys. I hope you liked the video. So do stay tuned. Comment down the topics on which you further require a video. And that's it for now, guys. Stay tuned and thank you.